गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए, आपके यूपी ट्रिपल सी पेट का एक टॉपिक है पर्यावरण। तो पर्यावरण में हम आज पढ़ते हैं प्रदूषण। प्रदूषण की अगर बात करें तो आइए प्रदूषण की बात करते हैं। तो प्रदूषण से निपटने के लिए स्कॉट होम सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कहाँ पे हुआ था पूछ ले तो स्वीडन में। और बात करें कब हुआ था, 5 जून 1972 को। और इसी में किसका जन्म हुआ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का क्या होता है, आपका जन्म होता है यूएनईपी का। और इसीलिए 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आइए बात करें प्रदूषण क्या होती है। प्रदूषण को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्रदूषक क्या होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो प्रदूषक क्या है, आइए समझते हैं। प्रदूषक किसे कहते हैं, तो कोई भी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक, कोई भी भौतिक और रासायनिक जैविक कारक, याद रखिएगा, कोई भी भौतिक रासायनिक और जैविक कारक यदि पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करे तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। मतलब ऐसन कारक, ऐसन चीज जो उनका करे तुम्हें नुकसान पहुँचावे, पर्यावरण को नुकसान पहुँचावे, वह का कहला भैया, प्रदूषक। और जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस जिससे नुकसान पहुंचता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रदूषण कहलाती है। तो प्रदूषण क्या है, ये प्रक्रिया है। प्रदूषक क्या है, जो नुकसान पहुंचाए। बात समझ में आया। अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर कितने होते, पहला बात कर लेते हैं मात्रात्मक और दूसरा बात कर लेते हैं गुणात्मक। मात्रा के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के। तो ये प्रदूषक के प्रकार हैं, याद रखिएगा। प्रदूषक ना कि प्रदूषण तो जल वायु तो अलग है। हम मात्रा के आधार पर प्रदूषक के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक प्रदूषक। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या, फिर एक एक करके और आगे आएंगे। गुणात्मक प्रदूषक। तो आइए देखिए मात्रात्मक प्रदूषक क्या होती है। तो याद रखिएगा, ये जो है समानतः या प्रदूषक नहीं होते। याद रखिएगा, जनरली या सामान्यतः यह प्रदूषक नहीं होते। यह प्रदूषक नहीं होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने पर प्रदूषक हो जाते हैं, प्रदूषण उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात, सामान्यतः यह प्रदूषक नहीं होते, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने पर ये क्या हो जाते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कहेंगे कैसे, कौन सा गैस है, CO2। याद रखिएगा, कभी भी प्रदूषण गैस नहीं है, प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता। लेकिन अगर ये प्रदूषण गैस नहीं है, लेकिन अगर ये वातावरण में अगर बढ़ गया तो फिर प्रदूषण उत्पन्न करेगा। किसके लिए जिम्मेदार होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। वातावरण को गर्म कर देता है, जलवायु परिवर्तन कर देता है। ये कभी भी प्रदूषक नहीं है, लेकिन अगर मात्रा बढ़ गई तो प्रदूषण है। बात समझ में आया। पता नहीं कौन सा किताब या कौन सी लेखक ने ये कह दिया कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सोने से क्या होगा, लोगों के अंदर CO2 पहुंचेगा, क्योंकि रात में लोग पेड़ CO2 छोड़ते हैं। आप क्या छोड़ते हो भैया, आप बताइए, आप लोग क्या छोड़ते हैं, आप लोग भी तो CO2 छोड़ते हैं। अगर आप लोग भी CO2 छोड़ते हैं, पेड़ भी CO2 छोड़ते हैं, तो एक बात बताइए। लेकिन ये भी पॉइंट है, आपको और बता रहे हैं, याद रखिएगा, पेड़ पौधे भी श्वसन में किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आपकी तरह ऑक्सीजन का। पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और छोड़ते क्या हैं, CO2। और इस CO2 का प्रयोग किस में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। बात समझ में आया।
श्वसन में क्या लेते हैं O2, छोड़ते क्या है CO2, और उस CO2 का प्रयोग कहाँ कर लेते हैं, तो याद रखिएगा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में। अगर पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं तो आप भी लोग तो CO2 छोड़ते हैं, तो काहे कह दिए कि पेड़ के रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इससे सोने से हानिकारक बीमारी होती है। अरे भैया, अगर आप लोग भी तो एक कमरे में 3-4 जने सूतत है या तो हम जन का छोड़त है ऑक्सीजन, हाँ बतावा तनी तो हम जनता ऑक्सीजन छोड़ाला। तो यही नाते याद रखिएगा, ये जो CO2 को लोग बदनाम करके रखे हैं, बदनाम नहीं है, वो बेकार सी किताब ने लिख दिया होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये गलत है। आपने देखा होगा अपने गांव देहात में गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे ही लोग सोते हैं, कोई बीमारी भइल बा कि मर मुरा गए वो नहीं ना। तो पेड़ जो CO2 है ये अगर मात्रा बढ़ जाए तब नुकसानदायक होती है, आपके वातावरण के लिए, इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब CO सांस न निकाला तब का हुई हो बतावत। तो इसीलिए पेड़ पौधे जो हैं CO2 छोड़ते हैं, लेकिन रात में बहुत कम छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी सारी रंध्र होती है रात में बंद हो जाती है, इसलिए रात में बहुत कम मात्रा में CO2 छोड़ते हैं। बात क्लियर हो गई। तो आइए आगे बात करते हैं। तो CO2 गैस होता है मात्रात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक क्या होता है, आइए बात कर लेते हैं। गुणात्मक ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। जैसे मीथेन CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, गुणात्मक प्रदूषक हैं। इंपॉर्टेंट हो गया। आइए हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा आधार देखेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर प्रदूषक की बात करते हैं। तो विकास के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के। कौन कौन, तो एक ठीक होला प्राथमिक, एक ठीक प्राथमिक होला और एक ठीक होला द्वितीयक प्रदूषक। अब कहा भाई प्राथमिक और द्वितीयक है, सुना तो सही। प्राथमिक का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से उत्पन्न होते हैं, स्रोत से सीधे उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्राथमिक। और ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक की आपस में क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं। जो आपस में क्रिया करने से उत्पन्न हो प्राथमिक के, वो द्वितीयक प्रदूषक है। और जो आपके जो स्रोत से सीधे वातावरण में आ जाए वो क्या हो जाते हैं, आपके प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। आइए इनकी भी चर्चा करते हैं, क्या हैं ये, आइए निपटाते हैं इन भाई को भी। तो याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे CO, ये वातावरण से स्रोत से सीधे वातावरण में आ जाते हैं। CO हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हो गए, ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। लेकिन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, सल्फर को डाइऑक्साइड का सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। HNO3 आ गया, HNO3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पानी से क्रिया कराने पर HNO3 बनता है। HNO3 ये हो गए। SO3 वो बता ही दिए, H2O2 बता दिए, और ओजोन बता दिए, पैन बता दिए। ये सभी क्या होते हैं, सीधे आपके इनसे उत्पन्न होते हैं रिएक्शन करके। बात समझ में आया। पैन की फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है कभी कभी तो बताइएगा, पेरोक्सी एसिटाइल और याद रखिएगा नाइट्रेट, पेरोक्साइल एसीटेट नाइट्रेट। अब इनकी चर्चा आगे हम डीप में करेंगे, क्या होते हैं ये। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये प्राथमिक है और ये क्या है, द्वितीयक है। आइए आगे बात करते हैं विघटन के आधार पर प्रदूषक क्या होते हैं। तो अगर विघटन के आधार पर पूछे तो याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकारक, दूसरा होता है अजैव निम्नीकारक। जैव निम्नीकारक क्या होता है, सुना तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं,
अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं माने जो सूक्ष्म जीव द्वारा कीड़े मकोड़ों द्वारा खा लिए जाते हैं। जैसे बात करते हैं मल, टॉयलेट वॉलेट, घर के अवशेष, कूड़ा कचड़ा, जो न फूलगोभिया की पत्तियाँ होती है फेंक देला, वो सब इसमें आते हैं। अजय में सूक्ष्म जीव अपघट नहीं होते, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, अपघटित नहीं होते। का हो जैसे DDT, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और प्लास्टिक, एल्युमिनियम, पारा, ये सभी जितने भी यौगिक हैं ये सूक्ष्म यौगिक इसको अपघटित नहीं कर पाते, इसलिए नुकसान पर। अरे DDT तो इतना खतरनाक था, अरे भैया शुरू में DDT की खोज क्यों की गई? मलेरिया की वजह से। शुरू में मलेरिया ज़्यादा चर्चा में था, बहुत पहले 1829-30 की बात है, 1869 में मलेरिया बहुत तेज था। मलेरिया की वजह से 4 लाख 5 लाख लोग एक साल में मर जाते थे सिर्फ मलेरिया से। 40-40 लाख लोग मरे मलेरिया से। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने क्या कर दी, DDT की खोज की, और मलेरिया जैसे DDT खोजो, इसका छिड़काव हो गया, मलेरिया से मरने वालों की संख्या 20,000-30,000 पे आके टिक गई। जहां 40-50 लाख मरते थे 20,000-30,000 लोग मरने लगे। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका छिड़काने से ये हो गया कि जब ये चिड़ियों के ऊपर पड़ा, चिड़िया जब कीड़े मकोड़े खाएं जो मलेरिया से मर जाते थे, कि जब चिड़िया खाने लगी तो इनके जो गर्भाशय था, चिड़िया की जो गर्भाशय था, इनके गर्भाशय में जो अंडा होते थे वो कमजोर हो गए, अंडों का कवच क्या हो गए, कमजोर हो गए। और जैसा ही अंडे चिड़िया देती थी बाहर आता था, वैसे ही गिर करके तुरंत अंडे फूट जाते थे, और न तो चिड़िया उत्पन्न हो पाई, और ये लोग जो चिड़िया थी, ये जो चिड़िया है ये खाने से भी मर जाते थे। इससे चिड़िया की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अरे पहले के मन ही रहना है, जब छता पे चाउर और या फिर कुछ आपके करे सुखावे लगे तो देखत रहा लोग डंडा लेके बैठे पड़ता। आज का है, आज आपको चिड़िया ही बनाई करते। रीजन यही DDT है। तो DDT का एक दिन आया था, लेकिन अब DDT को बंद कर दिया गया। रीजन क्या है, इसी की वजह से गौरैया खत्म हो गई, बहुत सारे प्रजाति खत्म हो गई, इंसान बच गया लेकिन गौरैया खत्म हो गई। बात समझ में आया, ये वजह होती है। और जैसे आज क्या होगी, प्लास्टिक जब शुरू में खोजा गया था तो इंसान का होगा गया क्या मस्त चीज़ हमने खोद दिया, लेकिन आज क्या है, प्लास्टिक की वजह से इंसान झेल रहा है, इंसान की तबीयत खराब हो रही है, इंसान मर रहा है आज प्लास्टिक की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है दिन अपना भी आएगा, परेशान मत होइए। अगर आज परेशानी है तो कल अपना दिन आएगा। तो क्या पता ऐसी तकदीर बन जाए कि आपके यहाँ 4-4 फर्नीचर खड़े हो जाए, बताइए। तो ये आप मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, बात समझ। और हाँ, ये 60 ट्रिक पे कभी मत जाना, 60 ट्रिक पे जाओगे तो फिर गड़बड़ होगा। बात क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं, ज़्यादा बात कम, पढ़ाई हम लोग ज़्यादा करें। बात समझ में आ गया? तो ये विघटन के आधार पर हो गया, विघटन के आधार पर इतने प्रकार के होते हैं। आइए अब और हम प्रदूषण की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए, जैसे हम प्रदूषण की बात करते हैं, अब प्रदूषण क्या होते हैं, एक पॉइंट और देख लीजिएगा। प्रदूषण जो होते हैं लक्षण के आधार पर प्रदूषण, लक्षण के आधार पर प्रदूषण कितने होते हैं। तो लक्षण के आधार पर प्रदूषण जो होते हैं ये याद रखिएगा 3 प्रकार के। पहला होता है भौतिक प्रदूषण, लक्षण भौतिक प्रदूषण। दूसरा होता है रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। और तीसरा होता है आपका ये जैविक प्रदूषण। आप कहेंगे ये कौन प्रदूषण? हाँ सुना, भौतिक में क्या आती है, एक्स किरणें आती हैं, वाई किरणें आ गई, और आपका क्या आ गया, परावैंगनी किरणें आ गई। ये सभी की वजह से अब एक्सरे मशीन जहाँ होती है देखे होंगे कितनी बचाव के साथ लोग एक्सरे करते हैं। ये भौतिक किरणें आपके भौतिक के प्रदूषक होते हैं। रासायनिक में यही सब कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी रासायनिक प्रदूषक है। जैविक प्रदूषण में क्या था, अरे कोरोना देखा तो कोरोना के नाते मास्क उस पहने लगल रहा। पराग के कण, केहू के पराग के कण से एलर्जी होला, पराग के कण नाकी में ज्यादा छींक आवे लगा। तो ये सभी जैविक प्रदूषक होते हैं। इनकी चर्चा आगे डीप में हम करेंगे। आइए कुछ और बात करते हैं, आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रदूषण के प्रकार की, तो प्रदूषण के प्रकार की बात करते हैं। प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हैं, आइए निपटा लेते हैं प्रदूषण के प्रकार की। तो प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। क्या पढ़ते हैं हम? वायु प्रदूषण पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण में क्या होता है, वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन हो गया, और पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं PM के कण 2.2 से लेकर के 10 mm तक के अगर कण वातावरण में हैं तो ये आपको बीमार कर देते हैं। इसका फुल फॉर्म, PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, लिख देते हैं पार्टिकुलेट
मैटर, ये याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म होता है। अगर कण का आकार 2.5 से 10 mm के बीच में है तो वो आपको आपके नाक में पहुंचते ही नुकसानदायक कर देते हैं। बात क्लियर है? आइए हम एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं CO के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो एक कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये बड़ा खतरनाक चीज़ है यार भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले ये आता कहाँ से है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आपके पास आ गया? तो देखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो होता है कार्बनिक जो ईंधन होते हैं, कार्बनिक ईंधन का अपूर्ण दहन से, अगर कार्बनिक ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है, माने अच्छे से नाई जलतवा, निक से नाई जलतवा, तब CO उत्पन्न हुई काबा कत्थु से। तो याद रखिए, कोयला अगर जलतवा तब, भीगल लकड़ी जलतवा तब, सिगरेट बीड़ी पियत है तब, पेट्रोल डीजल नीक से नाई जलतवा तब, तो इनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। और याद रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये आपके हीमोग्लोबिन शरीर में जैसे पहुँचेगा वैसे क्या बना लेगा, ऑक्सी क्या बनाएगा, याद रखिएगा, ये अस्थाई होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ये अस्थाई होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ करेगा तो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, अगर CO के साथ करता है तो याद रखिएगा कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है, जो अस्थाई होता है, अस्थाई बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जो हाई है Hb+O2 जो क्रिया करता है, ये HbO2 जो बनाता है ये आपका अस्थाई है। जैसे जहाँ शरीर को इसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचते ये टूट जाता है, हीमोग्लोबिन अलग ऑक्सीजन अलग, वहाँ ऑक्सीजन दे देगा, फिर ये वापस चला आता है, हीमोग्लोबिन दोबारा फेफड़े के पास आएगा और ऑक्सीजन लेके जाता है। लेकिन अगर हाई बन गया तो अस्थाई बन जाता है। यही नाते आप लोग देखत होगा इस। और एक पॉइंट और, ऑक्सीजन जो है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये 100 गुना तेज रिएक्शन करता है किससे, हीमोग्लोबिन से। बहुत बार क्वेश्चन आया, हीमोग्लोबिन से कौन तेज रिएक्शन करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से तेज रिएक्शन करता है। बात समझ में आया? तो 100 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन से। तो आप लोग यहाँ पे देखते हो, जब अस्थाई बॉन्ड बन जाला, अस्थाई बॉन्ड जब आप लोग देखे होंगे किसी शहर में जाते होंगे, जब शहर में जाएंगे घूमने, क्योंकि शहर में तो इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, जब शहर में घूमने जाएंगे कुछ भी खरीदला नहीं, बस घूम के गईला और चलिए अला, तो देखा तो वह थक जात होगा। काहे? क्योंकि अगर शरीर में HbCO की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा, सर दर्द होगा, बेहोशी हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्यों कुछ करे कही तो गुर्राबा। तो यही नाते हैं ना, तो शहर वार के लड़की जब होथिन कौन बाहरवा घूमे चल जाते तो पानी मंगवात कहीं जाए उठ के पीना ना, मारा मुड़िया फूट जाए। बात समझ में आई ना? तो ये बातें आप याद रखिएगा, सरदर्द, बेहोशी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और आप कहेंगे पहाड़ों पर जाए तब उल्टी उल्टी होला, ऐसा होला। अरे पहाड़ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भैया। बात समझ में आया? तो ये रीजन आपको याद रखिएगा। और देखा तो घर में पहले या आजुक जमाने में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। काहे? क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, तुलसी का पौधा यही नाते लगाई जात रहा। बात समझ में आया? और आज वही नाते होकर पूजा के जला, क्योंकि आपको स्वस्थ बना के रखता है कौन, तुलसी का पौधा। बात क्लियर हो गया? आप लोग देखोगे आजकल की जो गाड़ियाँ होती है BS6 में, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरकीय परिवर्तक लगा जाता है। उत्प्रेरकीय परिवर्तक लगाया जाता है। क्या है ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक BS6? ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड PD यानी चाहे प्लेटिनम हो या फिर आपका प्लेटिनम हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, इसे CO2 में बदल देता है। आपको अभी तक पढ़ोली है कि ई भैया प्रदूषक नहीं होता। बोले समझ में आ गया? आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो ये हो गया आपका क्या, CO। अगर बात कर लेते हैं CO2 का, तो ये तो प्रदूषक नहीं है, पहले ही हमने पढ़ाया। और एक पॉइंट और, आप लोग देखत होगा जब धुआं हुआ में जात होगा, जब आपको गोइठी गोबर ओबर नहीं ठीक से जला लकड़ी उकड़ी, तो वहाँ में जाते हो तो सस्या फूलत है, दम घुटे लगत है। काहे? क्योंकि भैया आपकी जो हीमोग्लोबिन है किससे क्रिया कर ली है, आपका CO से क्रिया कर ली। और जैसे CO से क्रिया कर लेती है तो ये बन जाता है। ये नाते एक कहला दम घोटू गैस भी, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। पूछ ले तो बता दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन पूछे कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आवाला, तो याद रखिएगा वही सेम चीज़, अगर वातावरण के कार्बन से क्रिया कर ले तो ये। लेकिन हाँ ये ग्रीन, अगर एक मात्रा बढ़ जाता है, अरे प्रकाश संश्लेषण से भी तो उत्पन्न होता है।
मानव जो सांस बाहर फेंकता है उससे भी तो CO2 उत्पन्न होता है। तो ये ग्रीन हाउस के लिए क्या है, ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस होती है। ये बातें आपको याद रखिएगा। वातावरण के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। बात समझ में आया, ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। आइए आगे बात करते हैं और बात करें सल्फर के बारे में। सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल वाले आगे पढ़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम सल्फर के ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड की बात करें उससे पहले थोड़ा नाइट्रोजन का भी चर्चा कैला। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कारण हो, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया, ये सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लिए तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है अगर वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब कहबा इन नाइट्रोजन कहाँ से आयल है भैया, वातावरण में नाइट्रोजन कहाँ से आएंगे, तो याद रखिए, याद ये रखना है। अब मानव शरीर में भी तो नाइट्रोजन होता है, कहबा कैसी, तो मानव शरीर को में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन का मेन अवयव क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा चौथा तत्व प्रोटीन का क्या है, नाइट्रोजन है। तो अगर शरीर को जलाओगे, शरीर को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन उत्पन्न होते हैं। और याद रखिएगा चमड़ा, अरे शरीर चमड़ा के जलाने पर भी उत्पन्न होगा। उर्वरक वाली कंपनी अगर है वहाँ से भी उत्पन्न होगा। कोयले का दहन करवा वहाँ से उत्पन्न होगा। तो ये बातें, शरीर को जलाने पर चमड़ा से, उर्वरक से, कोयले से नाइट्रोजन उत्पन्न हो रहा है। और ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन की क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जो फेफड़ों के लिए हानिकारक है। और रक्त में पहुंच जाए तो क्या बन जाता है, वो रक्त में पहुंचने पर HbNOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है। इसी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मीथेनोग्लोबिन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मीथेनोग्लोबिन कहा जाता है। और मीथेनोग्लोबिन अगर शरीर में आ जाए, शरीर का रंग कैसा हो जाता है, शरीर का रंग नीला हो जाता है। शरीर का रंग कैसा हो जाता है, नीला। और इसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब कहबा कि ये शरीर में कैसी पहुंच गई, NOx शरीर में कैसी पहुंच गई। अरे मछली मान ला जब इस उर्वरक जब खेते में डाली जाई तो खेते से पानी के माध्यम से तालाब में आई, और तालाब में जैसे पहुंचल वो कहाँ पहुंच जाई, मछली खाई, और मछली के शरीर में पहुंचा। मछली कौन खाया, इंसान, इंसान खाते ये आपके शरीर में पहुंच जाता है। तो ये हो रहा आपका पहला टॉपिक। आइए थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए और बात करें, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं पानी से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बना लेते हैं। और जो अम्ल है ये नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल जिम्मेदार होता है किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है, अम्ल वर्षा के लिए ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अम्ल वर्षा कौन नुकसान करी हो, तो अम्ल वर्षा का नुकसान करी हो, देखा चूना पत्थर देख ले आया, चूना ऊना, अगर एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन कर दिए तो क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है, संगमरमर। और संगमरमर क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जैसे ही इस पे अम्ल पड़ेगा, HNO3 पड़ेगा, वैसे ही ये क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। एक का कही जाला चूना, और पूरा का पूरा जो संगमरमर है क्या बन जाएगा, चूना बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो फैक्ट्रियाँ या जो चमड़े की फैक्ट्रियाँ अगर कहाँ पे हो, आगरा के बगल में हो, तो उसे क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। क्योंकि चमड़े से क्या उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन आपके वातावरण से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, ये HNO बनाएगा। जैसे पानी बरसा तो क्या बन जाएगा, ये आपका अम्ल बन जाएगा। और अम्ल जैसे ही वर्षा होगी किस पे, चूने के पत्थर पे, वैसे ही क्या हो जाएगा, चूना बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये बातें अगर केहू के संग तुम्हें नीक लगत हो तो पे ले जाके HNO3 छिड़क देता नहीं देखा। इसीलिए 15 मिनट अगर बारिश हो जाए किस पे, 15 मिनट बारिश हो जाए संग आपके ताजमहल पे, तो क्या बन जाएगा, चूना। बात क्लियर है। तो आइए आगे और भी तत्वों की बात करेंगे सल्फर के ऑक्साइड की, उसकी अगले टर्न पे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।